आप लोग आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए और प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था और काफ़ी सारे जो टॉपिक्स इससे रिलेटेड वो भी आपने देखे होंगे। अगर आपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए और आपने रख लिए हैं और आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए नोट्स वेरी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और नहीं बनाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप अपने लास्ट के जो प्लेलिस्ट है आपकी जाके चेक कर सकते हैं लास्ट वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स इन एवरीडे लाइफ। भाई एप्लीकेशंस बतानी है जो हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं, कौन सी? कोलॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि सो मैनी colloidal system are available in day-to-day life, such as the fog, cloud, milk, gemstones, etc. ठीक है, सो अपने पास क्या है, बहुत सारे colloidal systems हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जो यूज़ भी होते हैं और हमें देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे फॉग हो गया, बादल हो गए, ठीक है, मिल्क हो गया, जेमस्टोन्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लॉट ऑफ मेडिसिन्स विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर आर गिवन टू बी पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल डिस्पर्शन। Medicines in the colloid forms are easily absorbed by the body of tissues and hence more effective। ये क्या बोल रहा है, दोबारा देखिए कि दोस्तों ज़्यादातर जो मेडिसिन रहती है वो हमारे पानी में क्या है, इनसोल्यूबल है, मतलब मिक्स नहीं होती है, घुलती नहीं है। ठीक है, जो कि हम किसको देते हैं, पेशेंट्स को देते हैं। और क्या बनता है इनका, मान लो पेशेंट को हमने दवाई दी है तो उसकी बॉडी में जाके क्या बनेगा, ये कोलोइडल डिस्पर्शन बन जाएगा। ठीक है, अब कोलोइडल डिस्पर्शन और आपका ये डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो आप प्लीज़ वो जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, मेडिसिन्स इन कोलोइडल फॉर्म आर इजीली एब्जॉर्ब्ड। जो कोलोइडल फॉर्म में जो मेडिसिन है वो इजीली क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसके द्वारा, बॉडी टिश्यूज़ के द्वारा, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जो है कोलोइडल फॉर्म में जो अपने जो मेडिसिन है वो इजीली क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पानी में तो इनसोल्यूबल रहता है भाई, एब्जॉर्ब फिर टिश्यूज़ तो करेंगे फिर ये। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एंड हैंड्स मोर इफेक्टिव। और ये जब टिश्यूज़ में जब ऐड होती हैं तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव अपने शो करती है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए आप ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, एक तो आप पानी जो बाहर से पिएंगे ग्लूकोज का, एक आप ग्लूकोज जो डॉक्टर जो है पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाते हैं वो भी एक तरह से है तो वो भी पानी। ठीक है, लेकिन वो चढ़ाते कहाँ पे है, आपके नर्व्स में। ठीक है, नर्व्स में वो है, नसों में वो चढ़ाते हैं। क्योंकि जो पानी की जो पूर्ति है दो तरीके से हो सकती है। अब मान लो गले से जो पानी पीते हैं, मान लो उस टाइम पे डिहाइड्रेशन हो रहा हो, उल्टियाँ आ रही हो, वोमिटिंग हो रही हो। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो डॉक्टर हैं वो आपके नसों में इंजेक्शन लगा, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं नसों में इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बाहर से रिकवर नहीं हो पा रही, लेकिन अंदर से जो टिश्यूज़ के द्वारा, जो सेल्स के द्वारा है, वो वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, फिर हेल्दी हो जाती है। ऐसा ही कुछ सिस्टम इसमें है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि क्लींजिंग, क्या कर रहे हैं कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कि is a colloidal solution which is used in the removing greasy and oily sticky materials from the clothes or utensils or any other materials। मतलब कि एक बात बताओ कि अपने जो कपड़ों पे ग्रीस लग जाता है, ठीक है, या ऑयल लग जाता है, या फिर अदर जो स्टिकी मटेरियल जो रहता है वो लग जाता है। ठीक है, तो हम उसको हटाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे ताकि ये आसानी से हट सके। ठीक है, आई बात समझ में, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप भी बोल सकते हैं। अगला है स्मोक प्रेसिपिटेटर। स्मोक प्रेसिपिटेटर की तरह, एक तरह से मान लीजिए कि अपना फोग बनता है ना। ठीक है, फोग किससे बनता है, स्मोक और फोग से बनता है। अब ये दोनों स्मोक की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब वो प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके। अब प्रेसिपिटेट आपको पता है कि हैवी जो पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे बैठेंगे और लाइटर पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, यही था आपका स्मोक प्रेसिपिटेटर के बारे में, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं
सीवेज डिस्पोजल के बारे में। ठीक है, सीवेज डिस्पोजल क्या बोलता है कि इट कंटेन्स कोलोइडल पार्टिकल्स सच एज डर्ट, मड एटसेट्रा। भाई इसमें क्या कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स, जैसे कि आपके डस्ट हो गए, ठीक है, मड हो गए, आई बात समझ में। और भी बहुत सारे हैं। द पार्टिकल्स कैरी चार्ज, दे कैन बी कोएगुलेटेड। ये कोएगुलेटेड स्पेलिंग सही कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ी बाई मिस्टेक हो गई है कि कोएगुलेटेड क्या बोलते हैं कि COAGULATED, ठीक है। कोएगुलेटेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वाटर कैन बी प्योरीफाइड एंड डर्ट दस ऑब्टेन्ड इज यूज्ड एज ए मैन्योर। भाई एक बात देखिए दोबारा से, क्या बोल रहा है कि सीवेज डिस्पोजल क्या बोलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। डर्ट होती है, मतलब धूल मिट्टी के कण होते हैं, और मड कीचड़ भी होता है। तो द पार्टिकल्स कैरी चार्ज, इनके जो पार्टिकल्स के ऊपर कैसे एक चार्ज कैरी कर लेते हैं। कब? दे कैन कोएगुलेटेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या करते हैं हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस वाटर कैन बी प्योरीफाइड, और वो जो पानी क्या होता है वो प्योरीफाई हो जाता है। एंड डर्ट दस ऑब्टेन्ड इज यूज्ड एज ए मैन्योर, जो इसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो डर्ट है, जो मड है, वो एक तरह से हम किससे यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में। ये था आपके सीवेज डिस्पोजल के बारे में। अगला देखिए प्रोडक्शन ऑफ रबर के बारे में बात करते हैं। लेटेक्स इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड रबर पार्टिकल्स इन वाटर। भाई क्या बोल रहे हैं, लेटेक्स एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, जो आपका रबर जो बनता है ना लेटेक्स सॉल्यूशन से बनता है। आई बस समझ में। तो लेटेक्स एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये है किसमें, नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल्स, इनके जो रबर पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और वो भी लेकिन किस में होता है, वो भी अपने पानी के अंदर होता है। आई बात समझ में, किस में होता है वो, पानी के अंदर। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे कि इट इज़ अ वाइट मिल्की लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्रीज। भाई क्या कह रहा है कि ये कैसा रहता है, वाइट मिल्की रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब किससे मिलता है ये, रबर ट्री से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है, रबर ट्री से। अब ये तो है नहीं कि हाँ भाई उस वो जो ट्री है वो रबर का होगा, है तो वो भी लकड़ी का, लेकिन उसके अंदर जो वाइट जो मटेरियल जो निकल रहा है ना वो लिक्विड फॉर्म में, वो स्टिकीनेस रहती है और उसमें क्या रहता है, एक तरह से रबर की फॉर्मेशन कर सकते हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करें फिजिकल चेंजेस के बारे में कि फिजिकल चेंज क्या बोल रहा है कि दो चेंज इन विच ओनली change in physical properties of the substance but no new substance are formed are called physical change। फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है कि जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ उसमें एक मान लीजिए बॉडी है, एक बॉडी में हम किसी बॉडी का हाथ ही तोड़ सकते हैं, पैर तोड़ लिए, ठीक है, लेकिन चेंज तो उसी में हुआ है ना, बॉडी तो सेम रही है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई लेकिन कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बना है उससे। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। इट इज़ टेम्परेरी एंड इजीली रिवर्सिबल। ये क्या है कि टेम्परेरी हो सकता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकती है। अब रिवर्सिबल कैसे बोला है कि एग्जांपल लेके चलिए कि मान लो किसी का हाथ तोड़ दिया, ठीक है, हाथ तोड़ने के बाद क्या उसका नकली हाथ नहीं लग सकता, लग सकता है उस जगह पे, ताकि वो अपने जनरल लाइफ के जो डे टू डे लाइफ के काम अपने कर सकें। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल भी हो सकती है प्रोसेस। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। इट मीन सब्सटेंस डू नॉट vary their identity but there occurs only a change in a few of their physical properties such as state, shape and size। भाई क्या कह रहा है कि भाई ये आपकी जो आइडेंटिटी पूरी तरह चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, पूरी तरह आइडेंटिटी क्या करता है, चेंज नहीं करता है, लेकिन ये सिर्फ क्या काम करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे कि एग्जांपल है इसका, आपके स्टेट हो गई, शेप हो गया, साइज हो गया, वो सब चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इट रिक्वायर्स फ्यू अमाउंट ऑफ हीट। भाई इनको जो है हीट की एनर्जी बहुत ही कम की ज़रूरत है, और कम ही किसकी ज़रूरत है, लाइट की एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, इज़ यूजुअली एब्जॉर्ब्ड। भाई क्या काम करता है ये, अपने कम हीट को एब्जॉर्ब करता है और कम लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपका मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया टू फॉर्म वाटर। भाई पानी की जो है
आपकी जो आइस है, आइस में पानी बदलता है तो उसमें कम एनर्जी भी यूज़ हो सकती है और कम हीट भी यूज़ हो सकती है। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस। भाई पानी को फ्रीज करते हैं तो किस में बनता है, वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है इजीली। ठीक है, कम एनर्जी पे भी और आपके क्या बोल सकते हैं, कम लाइट एनर्जी पे भी। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे हम। नेक्स्ट अपना टॉपिक है केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, केमिकल चेंज एक तरह से मान लीजिए, फिजिकल तो हमने बता दिया कि किसी का हाथ पैर टूट गया, उसकी केमिकल चेंज नहीं हो सकती, वो फिजिकल चेंज हो सकता है। अब केमिकल चेंज के अंदर ये मान लीजिए कि बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहा है, आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और आपके जो ब्लड के है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज ही तो नहीं हुआ ना। आई बात समझ में, क्या हुआ, केमिकल चेंज ही हुआ। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, दो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। भाई वो चेंज बोल सकते हैं जो इनमें नया सब्सटेंस बनता हो। अब एक बात बताइए कि आपकी क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है, ठीक है, ब्लड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, पहले से तो इंक्रीज होती है ना, अब उसकी अमाउंट भी इंक्रीज होएगी तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी होंगे। अब एक्सेस में तो हर कुछ नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, आपके फिर पिंपल्स भी निकल सकते हैं उसके हिसाब से, तो वो केमिकल चेंजेस की वजह से है। ठीक है, in this change, the original substance use their identity and get convert into new substance। जो ओरिजिनल सब्सटेंस रहेगा वो अपनी आइडेंटिटी क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी वो खो देगा और नए सब्सटेंस की आइडेंटिटी वो ले लेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं हम, ये एक तरह से सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, अगर हम इसको एक तरह रब करेंगे, रब करने के बाद अगर इसको हम जलाएंगे तो वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी भी खो देगा और आपकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो भी खो देगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो रिबन रहता है बेसिकली वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा खोता है। आई बात समझ में, तो ये बात थी। अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक पेपर लिया है, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पेपर ले लिया, पेपर को हम जला देते हैं। ठीक है, जलाने से पहले वो पेपर था लेकिन जलाने के बाद तो वो पेपर नहीं बना, वो राख बन गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। अब आयरन के बारे में बताते हैं कि आपके जो आयरन रहता है, लोहा रहता है, वो पहले अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था लेकिन जंग लगने के बाद वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, कोटेड लेयर हो जाएगी ब्राउन कलर की, वो भी किसके प्रेजेंस में, आपके एयर के प्रेजेंस में, गैसेस के प्रेजेंस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट है कि इट इज़ परमानेंट चेंज एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। भाई ये क्या चेंज होता है, आपका केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी आर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन केमिकल चेंज। भाई इसमें क्या है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट की एनर्जी जरूरत है और लाइट एनर्जी भी कैसे जरूरत है, एक्सेस अमाउंट में ज़रूरी रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एक्सेस अमाउंट में, और क्या मिलता है हमें, गिवन क्या मिलेगा, केमिकल चेंज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्पफुल नोट्स भी बन सके और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी रहे। ठीक है, और ये हेल्पफुल लोगों के पास ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, काफ़ी लोग हैं ऐसे कि जो एजुकेशन का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमें पर्पज़ यही है कि उन तक एजुकेशन पहुंचाएं और अपने नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। ठीक है, सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।